सो हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ, डायग्राम डिस्कस करने से पहले। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो होता है पावर हाउस ऑफ सेल, और ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस मतलब कि ये जो है वो अपना काम खुद कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ अवर सेल। बट हमने सेमी क्यों बोला? बट इसे कुछ ना कुछ नीड पड़ती है हमारे सेल की, बट मोर देन हाफ ऑफ द काम ये खुद कर लेता है। तो पहले हुआ क्या था, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा गया है कि पहले हुआ क्या था, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और एक क्लोरोप्लास्ट भी जो है, ये दोनों अलग से एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे आए थे। ये दोनों एक ऑर्गेनिज्म थे, अलग अपने अंदर में एक ऑर्गेनिज्म थे जो कि मतलब एक लाइफ थी, अलग लाइफ थी, सेल से अलग। बट ये खुद एग्जिस्ट कर नहीं पाए, तो ये सेल के साथ इनकॉपरेट करके कनेक्ट करके ये जो है वो लाइफ में हेल्प करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में अब हेल्प करते हैं। नहीं तो ये इंडिविजुअल लाइफ के तौर पे अर्थ पे आए थे, ठीक है। पहले हुआ ये था, क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसमें सारी चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं। यानी कि डीएनए से एमआरएनए बन सकता है, उससे प्रोटीन भी बन सकते हैं अगर राइबोसोम है तो। बट ये कुछ ऐसी चीज़ें थी कि ये अपने आप पे इंडिपेंडेंट नहीं रह पाए, ठीक है। और बाकी इनमें दोनों में ही टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है दोनों ही। इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो वैरी करता है, कितना भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। मान लो हमारे जो मसल सेल है इनमें वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ पर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है। इस टाइप से जहाँ पे कम ज़रूरत है वहाँ कम माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। और इनकी शेप जो है वो मोस्ट कॉमनली या सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है वह है सॉसेज या फिर सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। और बाकी इसका जो साइज़ होता है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट कभी अगर पूछ ले तो तुम उसे टेक्स्ट बुक से रिफ़र कर सकते हो। बाकी इसका साइज़ होता है अप्रॉक्सीमेटली 2 नैनोमीटर इसका होता है साइज़, और इसकी जो लेंथ है वो होती है 4 नैनोमीटर तक। बाकी तुम जो पूरा अप्रोप्रिएट डाटा है जो उसमें एक सीक्वेंस दी हुई है वो तुम टेक्स्ट बुक से कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से, ये रहा आउटर मेम्ब्रेन, ये रहा इनर मेम्ब्रेन, और इसी बीच में जो ये स्पेस है इसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। इसमें एक ये ऑक्सीसोम प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीसोम क्या होता है? ऑक्सीसोम तुमने अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम सुना हो तो उसमें ये हाइड्रोजन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड द ल्यूमेन, और इसमें एटीपी हमें मिल जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि NADH, FADH, इन सबको जो है वो एटीपी में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, तो उसमें ये एक रोल प्ले करता है, ओके। ये है आउटर मेम्ब्रेन इसकी, ये है इनर मेम्ब्रेन। इसके पास सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट है, कुछ आरएनए भी प्रेजेंट है, ठीक है। और कंटेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सभी कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट है अगर प्रोटीन सिंथेसिस भी से करनी है तो। और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो डेंस और होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब कि हर जगह उसकी कंसिस्टेंसी इक्वल है, यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर डेंसर है, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा लाइट है, यहाँ पे कुछ है, नहीं, ये होमोजीनियसली जो है स्प्रेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सभी एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं क्रेब्स साइकिल के, इसलिए क्रेब्स साइकिल कहाँ परफॉर्म होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एक्सेप्ट SDH। SDH इज सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब ये क्रेब्स साइकिल क्या होती है? क्रेब्स साइकिल में तुम्हें थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, बाकी जब हम रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमें समझ आएगा। जो क्रेब्स साइकिल है वो होती है जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उसमें एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस, यानी कि इसमें कई 10 स्टेप्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। सिर्फ इसका एक एंजाइम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल सॉरी गाइस, बीच में वीडियो बंद हो गया था। मैं बता रही थी कि जो एक एंजाइम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, वो जो है वो प्रेजेंट नहीं होता मैट्रिक्स के अंदर, वो प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर, ओके।
और इसके अंदर मैं बता रही थी कि अलग अलग 10 स्टेप्स होते हैं। 10 स्टेप्स के अंदर जो है वो एनर्जी रिलीज होती है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती है, उसके लिए हमें ईटीसी परफॉर्म करवानी पड़ती है। व्हाट इज ईटीसी? ईटीसी इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें हमें एनर्जी मिलती किस फॉर्म में है? एक तो होता है मॉलिक्यूल हमारे पास NADH और एक होता है FADH2। ये दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके फॉर्म में हमें मिलती है। एक NADH का मॉलिक्यूल 2.5 ATP प्रोड्यूस करता है, जिसे अप्रॉक्सीमेटली हम 3 ATP लिख सकते हैं, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल 1.5 ATP प्रोड्यूस करता है, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 2 ATP लिख सकते हैं। इसके अंदर क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टे जो है वो इनफोल्डिंग्स होती हैं ऑफ इनर मेम्ब्रेन। तुम्हें क्रिस्टे, सिस्टर्ने और मीसोसोम के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेम से टर्म्स लगते हैं तीनों। हाँ, अगर तुम चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि क्रिस्टे, सिस्टर्ने और मीसोसोम होता क्या है। तुम्हारी भी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी और मुझे भी पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना आता है। ठीक है, और बाकी मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी है कि ऑक्सीसोम होता है ईटीसी में यूज़ होने वाला पीस है। इसे हम F0, F1 पीस के नाम से भी जानते हैं। आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, आरएनएज प्रेजेंट है, और ये सारे कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो हमें चाहिए। 70S टाइप राइबोसोम्स भी है, और इसका जो मैट्रिक्स है वो डेंस और होमोजीनियस है, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है हर जगह पे। और सभी एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट है क्रेब्स साइकिल के, एक्सेप्ट सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। और ये FADH2 और NADH के बारे में भी बता दिया है कि कितना ATP कौन देता है हमें। क्रिस्टे के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो दैट्स इट। ठीक है, बस थोड़ा सा फंक्शन वाला पोर्शन रहता है, वो हम नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो लाएंगे, उसमें कवर अप हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।